2005 जून निठारी सेक्टर 31 नोएडा के पास निठारी गांव है, जिसके एक साइड तो पॉश अच्छे मकान है और एक गेटेड कम्युनिटी है सेक्टर 31 की, पर उधर ही दूसरे साइड यहाँ पर स्लम्स और कच्चे मकान हैं जहाँ वर्किंग क्लास या फिर मजदूर रहते हैं। पर निठारी में 2005 से नहीं 2003 से कुछ मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट्स आई और ये बच्चों का नंबर था 16 से लेकर 20 तक। मैंने निठारी के बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हैं, पर सभी उसमें लोग ये बोलते हैं कि 2005 से बच्चों का गायब होना शुरू हुआ था, विच इज जस्ट नॉट ट्रू। ये 2003 से हो रहा था। इन बच्चों की एज रेंज 16 से 17 साल की थी और ज्यादातर बच्चे इसमें निठारी के स्लम्स एरिया से आते थे और इनमें से एक भी खोया हुआ बच्चा कभी घर वापस नहीं आया। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दिस थिंग कि पुलिस ने क्या करा, कभी उन्होंने बच्चों को ढूंढा नहीं क्या? वेल, यहाँ पे हुआ ये कि स्लम्स और लोअर क्लास होने की वजह से जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस वालों पे जाते हैं या फिर वो उन पे कंप्लेन करने जाते हैं कि हमारा बच्चा खो गया, इतने दिन हो गए, ऐसा सब कुछ, पुलिस उन लोगों को अनसुना कर देती थी और उन्हें वापस घर भेज देती थी। क्योंकि ये सीधी और साफ बात है कि यहाँ के लोग गरीब थे, जो कि मिस्त्री, ऑटो चलाने का काम या फिर ऐसे काम करते थे जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग नहीं करते हैं। तो पुलिस उन्हें वैल्यू नहीं करती थी। उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता था कि तुम्हारे स्लम्स में बच्चे हमेशा घूमते रहते हैं, वो कहीं गए होंगे, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, व्हिच वाज ट्रू इन सम केसेस बट नॉट ऑल। ऑल्सो स्लम्स में कुछ केसेस में ऐसा होता था कि बच्चे खुद ही अपने घर से तंग आकर यहाँ से भाग जाते थे। सो इन सम पार्ट्स नोएडा पुलिस वाज राइट अबाउट दिस थिंग, पर फिर भी पुलिस ने किसी भी, नॉट इवन सिंगल, यहाँ पर किसी भी कंप्लेंट को नहीं लिखा। तो करीब 2 साल तक बच्चे गायब होने के बाद अचानक से एक और केस निठारी में सामने आया। फरवरी 2005 रिम्पा हल्दर, एक 14 साल की बच्ची निठारी के सेक्टर 31 के पास से गायब हो गई। उसके पेरेंट्स ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर वो लड़की उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तो उन्होंने पुलिस पर जाने की कोशिश करी, पर उन्हें वहां से भगा दिया गया था सेम रीजन देके। रिम्पा के डैड एक सिंपल वर्कर थे, इसलिए उन्हें वहां से भगा दिया गया था। इसीलिए बहुत बार पुलिस से मिन्नत करने के बाद भी जब उन्होंने कुछ नहीं करा तो रिम्पा के पेरेंट्स ने हार मान दी और उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना बंद कर दिया। रिम्पा के गायब होने के कुछ 1 महीने बाद इस एरिया में, जिस एरिया में रिम्पा गायब हुई थी, उस एरिया में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और इस एरिया में एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था जिसके ठीक नीचे पर नाली थी पानी बहने के लिए। तुमने भी देखा होगा वाटर टैंक के ठीक नीचे ओवरफ्लो के लिए या फिर कभी जब पानी ज्यादा आता है उसके लिए नहर रहती है, वैसी वाली जगह। तो खेलते खेलते इन बच्चों की बॉल इस नाली में गिर गई। नाली में से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, तो कोई भी बच्चा यहाँ जाना नहीं चाहता था। पर फिर 2 लड़के इस ट्रेन में गए बॉल लेने के लिए। जब उन्होंने नोटिस करा नाली में एक पॉलिथीन बैग दिख रहा था जिसमें से हाथ जैसा कुछ था। ये हाथ किसी बच्चे का ही लग रहा था साइज में। तो ये देखकर ये बच्चे वहां से सीधा चिल्लाकर भाग गए। ये मैटर फिर पुलिस वालों को बताया गया और अब इस चीज को देखकर वहां पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। तो पुलिस वालों ने वहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय सिर्फ इस बात को अनदेखा कर दिया और वहां मौजूद 24 आई विटनेस को उन्होंने ये कहा कि तुम इस बात को भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ कि तुमने यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग देखा था। दैट हैंड वाज क्लियरली विजिबल इवन फ्रॉम अबव। तो पुलिस वालों ने बेसिकली इस चीज को कवर अप करने का कोशिश करा और ये चीज आगे कोर्ट में भी सामने आएगी। पर कोई भी आदमी ऐसा मानता नहीं है किसी भी चीज को। तो उन लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए पुलिस वालों ने ये कहा कि ये हाथ किसी बच्चे का नहीं है, ये हाथ है किसी जानवर का जो थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है एक छोटे हाथ से। इसीलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ। उसके बाद नोएडा पुलिस उस पॉलिथीन बैग को लेकर, उस हाथ को लेकर वहां से गायब हो गई और ये एविडेंस भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। जो मैं तुम्हें बता रहा था अभी कि निठारी में पॉश एरिया है और स्लम एरिया है ना, वो स्लम और वो पॉश एरिया इस ही नहर से, इसी पानी की टंकी से डिवाइड होता है। और इस नाली के ठीक पीछे सेक्टर 31 में एक घर था जिसका नंबर था D5। 7 मई 2006 को नंदलाल की 17 साल की बेटी पायल इस ही मकान D5 के सामने गायब हो जाती है। जब रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो उनकी बेटी वापस नहीं आई। तो नंदलाल ने इधर उधर पूछने की कोशिश करी कि आखिर मेरी बेटी गई तो गई कहाँ। और पूछते पूछते उनकी बात एक ऑटो रिक्शा वाले से हुई जिसने उन्हें कहा कि उसने ही पायल को सेक्टर 31 के D5 हाउस में छोड़ा था। ये ऑटो ड्राइवर पायल को छोड़ने के बाद वहां पर रुका था क्योंकि पायल ने उसे ऑटो का किराया नहीं दिया था और पायल ने उस ऑटो ड्राइवर से कहा कि भैया आप यहाँ पर रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। उसके ठीक बाद पायल इस फ्लैट D5 में घुसी। जब पायल बहुत देर तक अंदर जाने के बाद वापस नहीं आई तो रिक्शा वाले ने इस घर की बेल बजाई और फिर वहां से बाहर आया सुरेंद्र कोहली। ये इस घर का सर्वेंट था जो कि उत्तराखंड से दिल्ली आया था काम ढूंढते हुए। और जब ऑटो वाले ने उसे पूछा कि पायल कहाँ गई तो उसने कहा कि वो तो चली गई थी। बट दिस वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑटो वाला D5 गेट पर ही बैठा था और उसने पायल को कभी भी वहां से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। पर इस बात को टालने के लिए सुरेंद्र कोहली ने उससे कहा, ऑटो वाले से कहा कि वो तो पीछे वाले रास्ते से चली गई है। गाइस आई हैव लिस्ट सो आई कैन नॉट से सुरेंद्र कोहली, एक सारा जैसे कोहली। और ये बात सुनकर और इस बात को सच मान के ये ऑटो वाला वहां से चले गया। अब ऑटो वाले से ये बात सुनकर नंदलाल जी जो पायल के पिता थे, पायल के जो फादर थे, वो इस घर में आ गए, D5 में आ गए। वो वहां आए, उन्होंने वहां की बेल बजाई पर उस घर में कोई भी नहीं था उस समय, या फिर एटलीस्ट कोई उस घर से बाहर नहीं आया। फिर नंदलाल जी बाकी बच्चों की तरह अपनी बेटी की कंप्लेंट लिखाने भी गए पुलिस के पास, पर उन्हें भी ये कहकर वहां से भगा दिया गया कि वो एक लड़की है, किसी के साथ भी भाग गई होगी। पर नंदलाल जी ने हार नहीं मानी। पहली बार मना करने के बावजूद भी वो पूरे 1 महीने तक पुलिस के पास जाते रहे कंप्लेंट लिखाने के लिए, पर उन्हें बार बार ये कहकर वहां से भगा दिया जाता था कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। एंड में कोई और ऑप्शन न दिखते हुए नंदलाल नोएडा के SSP के पास गए जून 2006 को मदद मांगने के लिए। और SSP से मिलते ही उन्होंने पुलिस को इस केस को ढंग से जांच करने का ऑर्डर दिया। पुलिस को सीधा एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने सबसे पहले पायल का फोन ट्रेस करा, जिससे उन्हें यह पता चला कि हाँ, इस घर में 7 मई की शाम तक पायल का फोन एक्टिव था और इस ऑटो वाले के जाने के टाइम पर ही ये फोन डीएक्टिवेट करा गया था। और तो और पायल के फोन रिकॉर्ड्स में लास्ट नंबर सुरेंद्र कोहली का ही था। इसलिए सस्पिशियस बिहेवियर की वजह से पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया था। क्योंकि इस पॉइंट पर सिर्फ सुरेंद्र कोहली का नाम भाला रहा था और क्योंकि सिर्फ वही घर में था, तो नंदलाल जी को लगा कि इसने मेरी बेटी के साथ कुछ करा है, या फिर उनके दिमाग में ये आया कि इस कोहली ने मेरी बेटी को किसी और शहर में भेज दिया है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही थी। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। पर इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होती, सुरेंद्र कोहली को उसके मालिक और D5 हाउस के ओनर मुनिंदर सिंह पंडेर ने छूट दिला दी एंड वापस से ये केस स्क्वायर 1 पर आ गया था। एलिजिडली इस घर में D5 में बस कोहली और एक काम करने वाली माया रहती थी और मुनिंदर यहाँ कभी कभी आता था बस अय्याशी करने के लिए।
क्योंकि मुनिंदर सिंह पंडेर की फैमिली उसके साथ नोएडा में नहीं रहती थी, तो वो कई बार यहाँ लड़कियों को या फिर कॉल गर्ल्स को बुलाता था, उनके साथ रात बिताता और फिर सुबह उन्हें वापस भेज देता था। इसीलिए कोहली बहुत पहले से अपने मालिक की मदद करता था यहाँ बच्चों और औरतों को लाने के लिए, और शायद इसीलिए उसने नंदलाल की बेटी पायल को भी यहाँ बुलाया था। नंदलाल को यह कहकर डिफेम करा गया कि तेरी बेटी क्या काम करती है ये तो तू हमें बता, ये तो पूरे समाज को बता, और तूने ही अपनी बेटी को इस गंदे गंदे कामों में लगाया है, विच बेसिकली मेंट दैट पायल वाज अ सेक्स वर्कर। पर नंदलाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो भी मेरी बेटी काम करती है वो हमारी मजबूरी की वजह से है, इससे उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। पर कोहली के छूटने के बाद पुलिस ने दोबारा से नंदलाल की नहीं सुनी। ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस इज alleged, पर कहा जाता है कि जिस थाने में नंदलाल जी कंप्लेंट लिखाने जाते थे, जिस थाने में सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट करा गया था, वहां मुनिंदर सिंह पंधेर के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। शायद इसीलिए जब उन्होंने कोहली को छोड़ने की बात करी तो उसे एकदम से रिलीज कर दिया गया था। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस थिंग, पुलिस से परेशान होने के बाद नंदलाल ने एज अ लास्ट रिजॉर्ट कोर्ट के पास जाने की सोची अक्टूबर 2006 को। अब कोर्ट की तो पुलिस को सुननी ही पड़ी और उन्होंने सबसे पूछताछ करनी शुरू करी। तब उन्हें पता चला कि नंदलाल पिछले कुछ महीने से अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और उन्हें यह पता चला कि पिछले 2 साल में जितने भी बच्चे और औरतें गायब हुई थी वो सभी यहीं सेक्टर 31 के हाउस D5 के सामने ही लाश देखे गए थे। अब पुलिस ने थोड़ा सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा और वो वापस पहुंच गए उसी नाली पर, उसी टंकी पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। पर इस बार पुलिस को वहां और भी ज्यादा प्लास्टिक बैग दिखे जो कि पूरे इंसानों की हड्डियों से भरे हुए थे। 17 सेट्स ऑफ स्कल एंड बोन मिले थे इन बैग से, जिनमें से 11 लड़कियों के थे, और ये सारे के सारे प्लास्टिक बैग अगेन D5 के ठीक पीछे थे। इट वाज क्लियर एज डे कि मुनिंदर सिंह पंधेर ने ही कुछ करा है यहाँ। तो 29 दिसंबर 2006 को मुनिंदर और कोहली को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, जिसके बाद ड्रेन से नीचे और भी ज्यादा प्लास्टिक बैग्स निकले, जिनमें अगेन और भी सारे पार्ट्स थे, पर इनमें स्पेसिफिकली बॉडीज के हाफ्स थे। पुलिस को एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता था विक्टिम्स का, इतने अलग अलग पार्ट्स मिले थे इन बैग्स में। वो बस आइडेंटिफिकेशन DNA बेसिस पर कर पा रहे थे, क्योंकि अगेन उन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी थी पिछले 3 सालों में। एंड बाय बॉडी हाफ्स आई मीन कि पेट या छाती से ऊपर का पार्ट ही था इन बैग्स में। अब जैसे ही ये पन्नी और शरीर के पार्ट्स मिलने की बात बाहर आई, ये चीज वायरल हो गई न्यूज में, और पूरे देश को आंसर चाहिए थे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या नोएडा में, जिसके आंसर लेने के लिए उन्हें कोहली और पंधेर को ढंग से इन्वेस्टिगेट करना था। इसीलिए 11 जनवरी 2007 को पुलिस ने ये केस हैंडओवर कर दिया CBI को, ताकि वो कुछ सच निकाल सके इन दोनों से, क्योंकि अभी तक ये दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बट पीपल वर नॉट रेडी। इनके कन्फेशन के बाद जो चीजें बाहर आई वो कोई भी सोच नहीं सकता था, बिकॉज इन सम एस्पेक्ट्स ये दोनों ही आदमी मॉन्स्टर्स थे। 2 महीने 60 दिन अरेस्ट में रहने के बाद भी D5 के नौकर कोहली के अगेंस्ट पुलिस के पास कुछ भी सबूत नहीं थे। हाँ, सारे के सारे बैग उनके घर के पीछे ही थे, उनके घर के पीछे नाली में ही गिरे हुए थे, लेकिन ये उन्होंने करा है इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। ये प्रूव करने के लिए कि इन बॉडी के टुकड़े कोहली या फिर मुनिंदर ने ही करे थे। पर फिर मजिस्ट्रेट के थ्रू कोहली का कन्फेशन 27 फरवरी 2008 को रिकॉर्ड करा गया, और उसका कन्फेशन बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था। कोहली कई सारे लोगों को अपने मालिक के घर लोअर करके लाता था, जिनमें 9 लड़कियां, बच्चियां, 2 बच्चे और 5 औरतें थी, और ये नंबर सिर्फ कोहली के कन्फेशन से है। जिसके बाद कोहली उन्हें मारकर उनके मरे हुए शरीर के साथ सेक्स करता था, और ये रेप अटेम्प्ट तब था जब वो उनकी बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट से मारकर उन्हें अपस्टेयर्स ले जाता था। सो उसके सारे विक्टिम्स खून से लथपथ होते थे, एंड ही स्टिल डिडंट स्टॉप। वो सभी बॉडियों को सीढ़ियों से ऊपर वाले बाथरूम में ले जाता और बाथटब में रख देता। वो इन बॉडीज को काट देता, जिनमें से कभी कभी वो कुछ पार्ट्स अपने पास ही रख लेता था, और बाकी पार्ट्स को वो प्लास्टिक बैग में डालकर अपने बंगलों के पीछे फेंक देता था। तो कोहली ने ऐसा ही इन इंसानों के पार्ट्स के साथ करा। वो इन इंसानों को अपने घर के पीछे फेंक देता था कूड़ा समझ के, फिर जो पार्ट्स वो अपने पास रखता उन्हें वो पकाकर या फिर कभी कभी कच्चा ही खा जाता था, ताकि घर में कोई भी एविडेंस ना रहे उसके अगेंस्ट। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मुनिंदर सिंह पंधेर की फैमिली उसके साथ नोएडा में नहीं रहती थी, उसके साथ सिर्फ कोहली और माया रहती थी जो उसकी गार्डनर थी, और ये सारे के सारे खून हुए थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। कोहली के हिसाब से वो अपने मालिक को इन सारी लड़कियों के साथ फिजिकल होते हुए देखता था, और फिर ये चीज बार बार देख देखकर उसके अंदर भी ये इच्छाएं जागने लगी। बट अनलाइक मुनिंदर, कोहली टुक दिस थिंग टू एक्सट्रीम, और उसने बहला फुसलाकर जो भी लोग अपने घर में लाए थे उन्हें घर में ही मारा था, व्हिच इज काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव एंड इट इज नॉट पॉसिबल। दिस पार्ट सो वियर्ड, क्योंकि 20 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ था इस घर में, जिसको कोहली ने अकेले मारा था अकॉर्डिंग टू हिम ओनली। बट देन घर में 2 लोग और थे, उन्होंने कभी भी इस केस के खुलने तक कभी भी इस बारे में नहीं सुना था, या फिर किसी लड़की की चीख नहीं सुनी थी। डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनका यह कहना है कि जिस प्रिसीजन से इन बॉडीज को काटा गया था उससे यह हिंट मिलती है कि यहां सभी कत्ल के पीछे ऑर्गन ट्रेडिंग का मोटिव था। पर इससे फिर कोहली का कन्फेशन अलग था, उसने तो ये सब कुछ वाइल्ड फैंटेसीज और इल्यूजन की वजह से करा था। एट दिस पॉइंट ये केस बहुत ही ज्यादा मेसी हो गया था, क्योंकि कुछ लोगों को विनोद कुमार की वजह से ये लग रहा था कि शायद से इसमें और ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व हैं, और जनता की प्रेशर की वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर और भी ज्यादा कड़ी नजर रख रही थी। इधर एक सर्च इतने बड़े केस में कन्वर्ट हो गई थी, और दूसरा कोहली और मुनिंदर का मोटिव ही क्लियर नहीं हो पा रहा था किसी को भी, ना इनका कोई पैटर्न था लोगों को अगवा करने में। दूसरा, कोहली ने खुद कहा था कि उसने सारे खून दिन में करे थे, तो किसी ने भी पहले कुछ कैसे नहीं सुना। एंड वन मोर थिंग कि किसी ने भी कैसे कभी बॉडीज को ड्रेन में फेंकते हुए नहीं देखा, और ना ही किसी ने आस पड़ोस में फाउल स्मेल की कंप्लेंट करी, क्योंकि जब बॉडी सड़ती है तो उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है। तो इनमें पुलिस को लगा कि शायद से ऑर्गन ट्रेडिंग की वजह से ही ये सारे के सारे कत्ल करे गए थे, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी बॉडीज थी, बहुत सारी बॉडीज ऐसी थी जिसमें से टॉर्सो मिले थे। पर इससे ये भी पॉसिबल था कि किसी और आदमी का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, क्योंकि अगर ऑर्गन ट्रेडिंग हो रही है नोएडा में भी, तो आदमी को घर से हॉस्पिटल ले जाने में किसी ना किसी का हाथ तो होगा ही। तो फिर नोएडा पुलिस लग गई इस एंगल को चेक करने के लिए। हर एक हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने पूछताछ करी कि किसने ऑर्गन डोनेट करा और किसने ऑर्गन रिसीव करा। बट अगेन दिस पर्सपेक्टिव वाज अ लॉस्ट कॉज, क्योंकि ये चीज पिछले 3 साल से होते हुए आ रही थी। बट देन 2009 फरवरी में कोहली को CBI ने डेथ सेंटेंस सुना दी थी रिम्पा हल्दर के रेप और मर्डर केस के लिए।
और दिसंबर में दोनों मुनिंदर और कोहली को डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी इलाहाबाद कोर्ट से, जिसके कुछ समय कस्टडी में रहने के बाद सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मुनिंदर सिंह दोनों का नार्को टेस्ट हुआ, जिसमें जेलर के अकॉर्डिंग ये दोनों बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थे। और इस नार्को टेस्ट से ये सामने आया कि कोहली ने ही सभी लोगों को मारा था। बट द वियर्ड थिंग हियर वाज कि नार्को टेस्ट में ये भी साबित हो गया दैट मुनिंदर सिंह की इन किलिंग्स में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उसको इन किलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं था। सुरेंद्र कोहली ने भी ये कन्फेस करा था शुरुआत में भी और नार्को टेस्ट में भी कि सारे के सारे खून उसने खुद ही करे थे, या तो गला दबाकर या फिर चाकू या किसी बर्तन से मारकर। कोहली भी अपने मालिक की तरह लड़कियों को इस घर में लाया करता था। और एक दिन जब इन्हीं में से किसी एक लड़की ने कोहली को नामर्द बोल दिया तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने उस लड़की को गला दबाकर मार दिया। एंड इसी इंसिडेंट्स की वजह से समथिंग स्विच्ड इन हिज ब्रेन। फिर वो छोटे लड़के लड़कियों को लोअर करता, अपने घर लाता, उनका शोषण करता और फिर उन्हें मार देता। और फिर धीरे धीरे उसने इन बच्चों को मारकर खाना भी शुरू कर दिया था। दिस वाज इन 2009। उसके बाद इन दोनों ने बहुत सारे घोटाले करे। लॉयर्स सेव देम फ्रॉम डेथ पेनल्टीज, स्टेटिंग कि उनके ऊपर अभी भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, इवन दो कोहली ने खुद कन्फेस करा था कि उसने ही सबको मारा था। और लास्ट में कोहली और पंढेर को मेरठ में अरेस्ट कर दिया गया जेल में। द कोर्ट अनाउंस्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू कोहली अंडर IPC 364 एंड डेथ अंडर IPC 302, while the other accused Maninder has been sentenced to 7-year imprisonment under Section 5. So इसी वजह से अपने 7 साल की सजा काटकर मुनिंदर सिंह पंढेर अब खुला घूम रहा है।